ये जो खतरा है ये कई मोर्चों पर है। इससे दुनिया में फसलों को नुकसान होगा। बेमौसम बारिश, एक साथ कम जगह पर बहुत ज़्यादा बरसात और सूखे की चपेट में नए इलाकों के आने से खाद्यान्न संकट पैदा होने का भी खतरा है। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। तीसरा ध्रुव माने जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि इनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। द्वीपों में बसे दुनिया के कई देश संकट में आ रहे हैं। समंदर उनकी जमीन निगलता जा रहा है। हाल में सुर्खियों में रहा मालदीव द्वीपों पर बसा ऐसा ही एक देश है जिसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा फिजी, किरिबाती, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, सेशल्स, तुवालू, मार्शल आइलैंड्स जैसे द्वीपों पर बसे देश भी संकट में हैं। ऐसे ही तमाम देश हाल में दुबई में हुई COP28 की बैठक में ये मांग करते रहे कि बड़े देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की चुनौती पर गंभीरता से काम करें, क्योंकि पहला खामियाजा द्वीपों पर बसे छोटे देश ही भुगतने वाले हैं। IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2018 के बीच समुद्र का जल स्तर 6 से 8 इंच बढ़ चुका है, जिनमें से 0.7 इंच तो सिर्फ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ के पिघलने से बढ़ा है। अनुमान है कि अगर यही हाल रहा तो 2100 तक समुद्र का जल स्तर 11.4 इंच से बढ़कर 23.2 इंच तक हो जाएगा। इससे भारत जैसे उन तमाम बड़े देशों की जमीन भी खतरे में है जिसकी एक बड़ी सीमा समुद्र से लगती है। सीधे सीधे कहूं आम भाषा में तो मुंबई, चेन्नई जैसे जो तटीय शहर हैं उनकी जमीन को धीरे धीरे समंदर निगल जाएगा। यही हाल दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी होगा जो भी समंदर के साथ लगे हुए हैं। असर होंगे कि पहले तो ये देखिए कि अभी जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है हिमालय के अंदर, उसी के अंदर सीजनल जो है स्नो पड़ता है, तो वो सीजनल स्नो की मात्रा में कमी हो गई है और उसकी जगह ज्यादा मात्रा में जो है रेनफॉल होने लगा है। उसकी वजह से ये होने लगा है कि जो सीजनल स्नो है वो बहुत जल्दी पिघल रहा है और स्नो जल्दी पिघलने की वजह से जो हमारे माउंटेन स्प्रिंग्स है वो गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी ही उसमें कमियां आ जाती है और वो ड्राई हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि माउंटेन स्प्रिंग में बहुत कमियां आने लगी है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो जंगलों के अंदर और जो सॉइल होती है उसकी नमी में काफी कमी आ गई है और उस नमी के कमी होने की वजह से फॉरेस्ट फायर सीजन भी बहुत बड़ा होने लगा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू बनने वाला है कि फॉरेस्ट फायर सीजन जो है बहुत लंबा होने वाला है और ये एक बहुत दिक्कत की बात होती है। और जिस तरीके से खेती पर असर पड़ने वाला है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, बहुत बड़ा इसका आर्थिक असर भी होगा। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इसकी वजह से दुनिया में 8 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, जिनमें से 3.4 करोड़ नौकरियां सिर्फ भारत की हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक भारत के GDP का 4.5% हिस्सा खतरे में होगा, क्योंकि बढ़ती गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से काम के घंटों पर असर सीधे तौर पर पड़ेगा। इंश्योरेंस से जुड़ी दुनिया की एक बड़ी कंपनी स्विस री इंश्योरेंस की 2022 की एक रिपोर्ट ने क्लाइमेट चेंज के दुनिया की GDP पर असर का आकलन किया है। इसके मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक दुनिया का औसत तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और इससे दुनिया की GDP को 18% का नुकसान होगा। अगर औसत तापमान में बढ़ोतरी 2.6 डिग्री सेल्सियस की हुई तो दुनिया की GDP को 14% का नुकसान होगा और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई तो दुनिया की GDP को 11% का नुकसान होगा। अगर तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने दी गई तो महज 4% का ही नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान एशिया में होगा, जहां सबसे खराब स्थिति में GDP को 24% का नुकसान होगा। अमेरिका को 10% का नुकसान होगा और यूरोप की GDP को 11% का नुकसान हो सकता है।
सबसे ज्यादा खामियाजा भारत जैसे दुनिया के विकासशील देशों पर होगा। इनमें से कई देशों की स्थिति तो अभी भी बहुत खराब है। आने वाला समय और खराब होगा तो बहुत खतरे में है इस बढ़ते तापमान के वजह से हम लोग। जीवन का कोई हिस्सा इसके असर से नहीं बचेगा। इसी मुद्दे पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा, भारत के लिए इन आंकड़ों के क्या मायने हैं जो अभी हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई और अभी आप पूरा इसको सुन भी रहे हैं ध्यान से? देखिए, ये एक्चुअली जैसा कि हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्रीज, और जो जो ट्रेंड दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट भी है उसके सामने आ रहे हैं हमारे, तो ट्रेंड सिमिलर है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, बट अदरवाइज जो टेम्परेचर का ट्रेंड मिल रहा है कि 2023 जो ईयर है वो वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री के अंदर। और ये इसको कंपैरिजन जो करते हैं हम लोग, वो 1850 और 1900 का बेस ईयर माना गया है, प्री इंडस्ट्रियल एरा को लेते हुए। तो जो ट्रेंड है ऑलमोस्ट ग्लोबल ट्रेंड है ये, और नेचुरली 1.4 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है, और 2023 इज द वार्मेस्ट ईयर। इससे पहले जो था 2016 जो था 2016, वो वार्मेस्ट था। और ये जो आंकड़े हमें मिले हैं, ये आंकड़े भी जो हम देखेंगे तो ये अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, 10 महीने के, और उनका मानना है कि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी मतलब कि ऊपर ही रहेंगे। इनफैक्ट नवंबर में तो थोड़े से समय के लिए ये टेम्परेचर इवन 2 डिग्री को भी क्रॉस कर गया था, यानी कि। तो कुल मिला के नेचुरली जो जो इम्पैक्ट बाकी जगह दिखेंगे, वैसे उसकी इम्पैक्ट मतलब पूरे ग्लोबल सिनेरियो तो एक जैसा कभी नहीं होता है। नेचुरली थोड़े से रीजनल और नेशनल और लोकल लेवल पे थोड़े डिफरेंसेस तो डेफिनेटली होंगे, बट यस इम्पैक्ट होगा, जैसा कि साइंटिस्ट का मानना है। डॉक्टर शर्मा, आप तो मौसम वैज्ञानिक हैं, और मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, इस ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से भारत के लिए आंकड़े कितने खतरनाक हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पहली बात तो हम ये भी जान लें कि ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज के पीछे एक तो हमारा मुख्य कारण है, कहते हैं नेचुरल वेरिएबिलिटी जो होती है वो नेचर के कारण होता है, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 50% इंक्रीज हो चुका है उसमें पिछले प्री इंडस्ट्रियल एरा से अब तक के लिए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और मीथेन, ये जो 3 गैसेस हैं ये बढ़ चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो है एल नीनो ईयर था जो 2003 था, और ये एल नीनो ईयर जो है अप्रैल तक रहेगा। तो यानी कि जो वार्मिंग है वो उसका ट्रेंड 2024 में भी दिखाई देगा। अब सवाल आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो नेचुरली इम्पैक्ट में तो ये बात की जा रही है कि एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो फ्लड्स की बात हो या ड्राउट की बात हो, ये सब जो है आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। और नेचुरली यदि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट बढ़ते हैं तो नेचुरली उससे इकोनॉमिक उसके जो इम्पैक्ट है वो भी दुष्परिणाम नेगेटिव होंगे, तो इकोनॉमी भी आपकी इफेक्ट हो सकती है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है जिस एरिया में उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो वहां पे पॉपुलेशन माइग्रेशन भी हो सकता है कुछ रीजन में। और मान लीजिए पहले से ही कहीं इंटरनल कोई समस्या, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज पहले से ही वॉर चल रही है कहीं पर, और ऊपर से ये क्लाइमेट चेंज का एक्सट्रीम वेदर का इवेंट्स भी होता है, तो वहां के लोगों को नेचुरली मतलब कि चौतरफा मार होगी उनके ऊपर। तो ऐसे में कुछ लोग विस्थापित भी हो सकते हैं, ऐसा मानना है। अब ये बता दीजिए डॉक्टर शर्मा कि फसलों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि खरीफ की फसल पर असर पड़ा, अब पूरी पूरी जो साइकिल है, एग्रीकल्चर साइकिल, उस पर इम्पैक्ट होने लगा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि मैंने कहा, कुछ का मानना है कि हो सकता है कि इंसेक्ट्स भी प्रभावित हो जाए, जो कि पॉलिनेटर्स हैं, यदि वो इफेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके पॉलिनेशन की साइकिल्स बदल सकती हैं। जब पॉलिनेटर की जरूरत है, पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं पौधों पे पर पॉलिनेटर नहीं है, तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, यदि हम बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि कहते हैं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाए, उनके मेटाबॉलिक रेट रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो जाए, तो वो कहते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट्स जो होगा पैथोजेंस का, और जो आपके ये आपके इंसेक्ट्स हैं वो ज्यादा फीडिंग होगी उनकी, कहते हैं पौधों के ऊपर, तो ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और जब ड्राउट भी होता है तो पौधे में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि इट बिकम्स मोर पैलेटेबल टू द प्लांट्स इंसेक्ट्स,
तो उससे भी इंसेक्ट से भी नुकसान बढ़ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे नुकसान हो सकता है, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि यदि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास रहता है, सही समय पे हम चेतावनी दे देते हैं और उसके लिए जो भरसक प्रबंधन, यदि सूखा है तो इरिगेशन से या किसी और माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको मतलब कि बचा सकते हैं फसल को, और यदि ज़्यादा बारिश होनी है तो पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। तो उसमें हमें तैयारी होनी पड़ेगी हमारी, और अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो हम काफ़ी सारे जो उसके दुष्प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर आपको जलवायु परिवर्तन के इसको असर को रोकना है तो केवल सरकारों से काम नहीं चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा और हम सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, एसी का इस्तेमाल कम करना चाहिए छोटे से इस्तेमाल के तौर पर, और पेड़ लगाने के लिए, ग्रीनरी बचाए रखने के जो हम कर सकते हैं वो प्रयास हमको ज़रूर करने चाहिए।